Welcome to Ignovala. This assignment is developed by Ignovala in association with Neeraj Publication, publishing the largest range chapter-wise reference book, including many solved sample question paper for various IGNO courses. Now let's start studying the assignment for subject code BPAC 131 लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य का सत्रीय कार्य में पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन के अर्थ, स्वरूप और कार्य की चर्चा कीजिए। तो लोक प्रशासन को समझने से पहले आपको समझना होगा प्रशासन क्या होता है। प्रशासन का जो शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेट से लिया गया, जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना या कार्यों को प्रबंधन करना। और E.N. ग्लैडन ने कहा है कि जिसका लोगों की चिंता करना, उनकी देखभाल करना, मामलों के प्रबंधन करना, जो उद्देश्य की पूर्ति करे, उनको सुनिश्चित करे कि क्या कार्य करना है, उसी को हम कहते हैं प्रशासन। प्रशासन एक लंबा और गर्वित शब्द है। प्रशासन एक व्यापक भाग लोक प्रशासन या नौकरशाही कहलाता है। लोक प्रशासन सरकारी, निजी तथा तृतीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। लोक प्रशासन का संबंध संगठन एवं लोक कल्याण के एवं लोक नीति के निर्माण का कार्यान्वयन करने से होता है। लोक नौकरशाही की मुख्य विशेषताएं हैं कि नौकरशाही निर्माण, जीत प्रक्रिया का संगठन तथा विधियां, कानून का विस्तृत व्याख्यान, लोक नीति का कार्यान्वयन, नागरिक कार्यों का निष्पादन, प्रशासनिक शाखा का संचालन। अब आते हैं लोक प्रशासन के स्वरूप एवं क्षेत्र। लोक प्रशासन के दो स्वरूप एवं क्षेत्र हैं, प्रबंधात्मक और एकात्मक। अब प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में क्या होता है कि प्रशासन का प्रबंधन दृष्टिकोण मात्र उच्च स्तरीय प्रबंधीय कार्यों को संदर्भित करता है। हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक जैसे समाजशास्त्री इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। अब एकात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? प्रशासनिक गतिविधियों के किसी संबंधित अभिकरण में किसी वस्तु द्वारा निर्धारित की जाती है। यही कारण कि इसमें स्थान एवं स्वरूप के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र क्या है? पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण, जिसमें से पोस्ट कॉप दृष्टिकोण की जो हम उसको अगर विच्छेद करेंगे तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफ, D फॉर डायरेक्टिंग एंड Co फॉर कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग अर्थात बजट निर्माण, और रिपोर्टिंग मतलब सूचित करना। अब अगला आता है विषय वस्तु दृष्टिकोण। गुलिक की पोस्ट कार्ड तकनीक पर भी प्रशासनिक विषय वस्तु का प्रभाव पड़ता है। विषय वस्तु दृष्टिकोण प्रशासनिक अभिकरणों द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं कार्यों पर जोर देते हैं। इस तथ्य का अनुमोदन करते हैं कि अभिकरण की आधारभूत समस्याएं संदर्भित विषय वस्तु पर ही निर्भर करती। इस प्रकार लोक प्रशासन प्रशासनिक तकनीक के साथ साथ प्रशासन के मूलभूत विषयों को भी सम्मिलित करता। अगला प्रश्न है, लोक हित के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। तो 20वीं शताब्दी में बहुत सारे विद्वानों में इस बात पर सामंजस्य नहीं हुआ। हालांकि कुछ विद्वान लोकहित को रूप को परखा तो किसी ने लोकहित के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाए। इसके बाद लोकहित का सिद्धांत यानी नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाले बोजमैन, कुजरन, ग्लेबडन एंड शूबर्ट, फ्रैंक सोरेफ DW और कॉस्लेनी, हर्बर्ट W शेंडर व वॉल्टर लिपमैन थे। जनहित की अवधारणा इस दृष्टिकोण का मूल आधार है, जिसे एक मानक अवधारणा के रूप में देखा जा सकता है तथा इसका मुख्य मानदंड समस्त समुदाय का प्रासंगिक हित है। मतलब इसमें क्या होता है, सबका भला होना चाहिए। इन जितने सारे विद्वान थे इनका मतलब है कि समुदाय का प्रासंगिक हित हो। अब आते हैं सर्वसम्मत साम्यवादी। जॉनसन ने 2017 में यह बताया कि इस दृष्टिकोण में यह सुझाव दिया गया कि सरकार की सामाजिक नीतियों को पूरा करने के लिए कुछ मूलभूत नियमों का होना जरूरी है, जिसमें व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। अब आते हैं प्रक्रिया प्रणाली, प्रोसेस थ्योरीज। इसमें क्या होता है, इसमें लोकहित के लिए 3 सिद्धांत दिए गए। ये सिद्धांत इस पर आधारित है कि समझौते व आवास की प्रक्रिया के बीच दौरान लोकहित कैसे किया जाए। यह दृष्टिकोण इस बात पर आधारित है कि केवल किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कैसे हो। अब सामूहिक आदर्श क्या है? इसमें सरकारी हितों के विकल्प के साथ लोक हितों को भी समानता दी जाती है।
अब आगे आता है बहुलवादी आदर्श और प्रक्रिया आदर्श। इसमें क्या होता है, यह आदर्श हितों के संतुलन हित एक मानक निर्धारित करता है जो प्रक्रियाओं को अपनाने में आसान बनाने में आधारित है। सत्रीय कार्य खा में 250 शब्दों में उत्तर देने, जिसमें वेबर पूर्व नौकरशाही आख्यानों का परीक्षण कीजिए। अब वेबर के पूर्व आते हैं J.W. फ्रेडरिक हिगल एंड J.S. मिल। अब मिल के अनुसार नौकरशाही सुशासन की विधि सम्मत तथा महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान प्रशासन में प्रयुक्त नागरिकता, जनसहभागिता एवं लोक प्रशासन जैसे संदर्भ मिल के विचारों से ही प्रेरित है। अब हिगल ने क्या कहा है, J.W. फ्रेडरिक हिगल के अनुसार आधुनिक राज्य का मुख्य प्रशासनीय संगठन है। उनकी फिलॉसफी ऑफ राइट नामक रचना में उनके उदारवादी राज्यों को संगठित बनने में एवं सिविल सेवक भूमिका को सरकार के अनिवार्य तत्व के रूप में आत्मसात किए जाने पर बल दिया गया है। शोधकर्ताओं को हिगल द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही सिद्धांतों में राजनीति एवं प्रशासन में कोई अंतर नहीं मिलता। शाह के अनुसार हिगल का नौकरशाही सिद्धांत संविधान की स्थिरता का उपकरण बनेगा। मार्क्स के नौकरशाही पर विचार क्या है कि मार्क्स का नौकरशाही दर्शन सार्वभौमिक हितों का समर्थन करता है। मार्क्स के विचार में शक्ति को साधारणतया वर्ग की उपस्थिति के रूप में समझा जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष संबंध राज्य से न होकर आर्थिक समाजों से है। भट्टाचार्य के अनुसार भट्टाचार्य क्या कहते हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको समस्या की बारीकी का पता नहीं होता है और जो निम्न अधिकारियों को सामान्य सिद्धांतों की जानकारी का पता नहीं होता है। इसका मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो दोनों ही वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं। अब मॉस्को क्या कहता है, मॉस्को सरकार के दो प्रारूप होते हैं इनके अनुसार, एक सामंती एवं नौकरशाही में वर्गीकृत करता है। मिशेल्स ने भी नौकरशाही को आधुनिक समाज की आवश्यकता बताया तथा विभिन्न तरीकों के सुझाव दिए जिनके माध्यम से नौकरशाही की भूमिका को सीमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है एल्टन मेयो के महाप्रकाश और रेल असेंबली प्रयोग पर नोट लिखिए। अब महाप्रकाश क्या है, परीक्षण समूह, उसको इसका जो प्रथम अध्ययन है इनमें कर्मियों को दो समूह में विभाजित किया, परीक्षण समूह और नियंत्रण समूह। नियंत्रण समूह के स्तर पर सतत अलंकरण और प्रारूप के साथ रहा और परीक्षण समूह में कमरे में आवधिक रूप से प्रयोगात्मक परिवर्तन आरंभ किए गए। अब रेल असेंबली में क्या किया गया, 2 महिलाओं को सर्वोच्च कर्मचारी के रूप में चुना गया। फिर उसके बाद उन्होंने 4 अन्य कर्मचारियों को अपने समूह से जोड़ने के लिए किया और इन ऐसे समूह ने 5-5 वर्षों तक काम किया तथा दोनों को अलग अलग कमरों में टेलीफोन के सामग्री के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। उत्पादन तथा का नाप मशीनरी के रूप में पूर्ण किए गए सामग्री की संख्या गिनकर किया गया। बाद में उनको प्रयोग कक्ष में भेज दिया गया तथा वहां उनके पर्यवेक्षक के साथ अंतरक्रिया की जिसने उनके साथ परिवर्तनों पर चर्चा की तथा कभी कभी उनके सुझावों को व्यवहार में लागू किया। शोधकर्ताओं ने विभिन्न कारकों जैसे भुगतान अंतराल, जलपान कार्य अवधि में कमी, समूह तथा व्यक्तिगत उत्पादकता पर प्रभाव की मापा। सामान्यतः यह देखा गया कि एक कारक के बदलाव से उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो ये था रेल असेंबली का सिद्धांत। अगला प्रश्न है साइमन के सीमित तर्कसंगता मॉडल पर वर्णन कीजिए। अब साइमन एक सिद्धांत के ताने बाने का निर्माण करना चाहते थे जो व्यवहारिक उद्देश्य के लिए समान रूप से उपयुक्त हो। साइमन का दावा था कि उनका सिद्धांत व्यवहारिक रूप से लागू होता है। उनका मानना था कि निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक संगठन कई जटिल और विरोधाभासी स्थितियों से होकर गुजरता है। साइमन ने कहा कि निर्णय जो होते हैं वो समझौते का विषय है क्योंकि कोई विकल्प है और निर्णय लेने के में से कुछ विकल्पों का चयन करना होगा। साइमन ने इस प्रकार एक समझौता कहते हैं, अगर अगली बार स्थिति में बदलाव होता है तो वह कार्यवाही का नया तरीका अपना सकता है। स्वाभाविक रूप से हमेशा समझौते की गुंजाइश होती है। अब तर्क संहिता की सीमा उन्होंने बताई है कि उनका जो मॉडल ऑफ मैन में उन्होंने तर्क संहिता से संभावित पहलुओं का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि तर्क जब कोई निर्णय लेता है तो उसको कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे आर्थिक व्यक्ति कोई निर्णय लेने के लिए जाता है तो उसे कई कारकों पर विचार करना होगा, जैसे आर्थिक स्थिति जो उसके आसपास है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के बारे में उसका स्पष्ट ज्ञान होना है। तो उन्होंने इस तरह से तर्क संहिता को समझाया। साइमन मानते थे कि प्रशासनिक व्यवहार में संपूर्ण तार्किकता असंभव है
इसलिए संतोषप्रद सक्षम निर्णयों को और ले जाने वाली परिसीमित तार्किकता के लिए निम्न कारक उत्तरदायी: संगठित उद्देश्यों की गतिमान प्रगति, उपलब्ध सूचना एवं संश्लेषित करने की सीमित क्षमता, समय और लागत संबंधी बाधाएं, पर्यावरणीय शक्तियां का बाह्य कारक, विकल्पों को हमेशा क्रमिक प्राथमिकता, निर्णय निर्माता मौजूद सभी विकल्पों और परिणामों से परिचित भी नहीं हो पाते, निर्णय और निर्माण और पूर्व धारणाओं की आदि जैसे व्यक्तिगत कारक इसमें शामिल है। गा क्षत्रिय कार्य में लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है, जिसमें प्रथम प्रश्न है लोक चयन दृष्टिकोण के स्वरूप की विवेचना कीजिए। तो इसमें आता है एक लोक और चयन। लोक और चयन, पहला शब्द सार्वजनिक संगठनों के उनके कार्यकलापों और प्रक्रियाओं के उद्गम पर बल देता है, और दूसरा शब्द चयन जो है वो लोगों के व्यवहार अथवा क्रियाओं, गतिविधियों एवं एकल आयाम और चयन के अनुसार समझी गई, जिसमें उपलब्ध विकल्पों और दबावों को प्राप्त करता है। सार्वजनिक वस्तुएं चाहे सरकार द्वारा प्रदान की जाए अथवा निजी क्षेत्र द्वारा, उनकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली अप्रतिस्पर्धी, दूसरी अनिष्कासन। अप्रतिस्पर्धी उपभोग और अनिष्कासन में विशुद्ध सार्वजनिक वस्तुओं की पहचान देती है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके लिए उपभोग अप्रतिस्पर्धात्मक होता है, परंतु जहां निष्कासन लागू किया जा सकता है, जैसे केबल टेलीविजन एवं वस्तुएं कभी कभी क्लब वस्तुएं भी कहलाती है। लोक चयन का लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रमुख योगदान इस तथ्य में निहित है कि इसमें नौकरशाही द्वारा संचालित शासन की बुनियादी आधार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयोग के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रबंध निर्देशों और व्यवहारों को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। निजी सेवाएं प्रदान करने वाले की सेवाओं प्राप्त करने के साथ साथ सरकारी उद्यमों द्वारा निजी प्रतिष्ठानों के बाहरी सेवाएं प्राप्त करने में वृद्धि होती जा रही है। नवीन लोक प्रबंधन उपक्रम और दृष्टिकोण लोक चयन सिद्धांत के गहन रूपों में प्रभावित है। अगला प्रश्न है संगठनात्मक संतुलन से आप क्या समझते हैं? बर्नार्ड संगठन को सहकारी प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं, जो मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले सहयोग से जरूरतों को पूरा करते हैं। अब संगठन के कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले लाभ तथा प्रदत्त सेवाओं, उत्पाद आदि के रूप में बीच संतुलन होना चाहिए। वर्णन में दक्षता एवं प्रभावशीलता जैसी अवधारणाओं का भी अवलोकन किया। किसी संगठन के कर्मचारी द्वारा अपेक्षित प्रयोजनों की पूर्ति होने पर उसके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभावोत्सात्मक समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है शासन के जेंडर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि सत्ता हमेशा पुरुष के हाथों में रहती है। तो शीला रोफादम ने लिखती है कि नारी इतिहास से छुपी रही है। नारीवादी विद्वानों ने इस स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया है। नारीवादी सिद्धांत ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह महसूस किया है कि महिलाओं को राजनीति से पूर्णतया बाहर रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार इस विषय पर पुनः चिंतन किया गया तथा समझने का प्रयास किया गया कि व्यक्तिगत स्थितियों में सार्वजनिक कारणों से ही निर्मित होती है। उदाहरण तौर पर महिलाओं के जीवन से संबंधित सभी कानून, जैसे उत्पीड़न, पत्नी होने का कानून, स्तर लाभकारी नीति आदि कानूनों से नियमित और अनुबंधित है। अगला प्रश्न है घटनात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? घटनात्मक विज्ञान एक दर्शन है जिसका जोर इस बात पर है कि वास्तविकता का संबंध लोगों से वास्तविक अनुभव से होता है। जून ने माइकल हार्मन के संदर्भ में घटना क्रिया विज्ञान का उपगम के विषय में कहा है कि अर्थ विषयक व्याख्यान, रजाति प्रणाली, वैज्ञानिक प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रिया, नारीवादी ज्ञान मीमांसा तथा उत्तर संरचनावाद के वर्ग से संदर्भित है। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन के इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें www.neerajbooks.com today। For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thanks for watching.